नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महिला डीन के साथ बदसलूकी के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र राजनीति पर काफी तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटी बदमाशों का अड्डा नहीं है, विश्वविद्यालय तो स्वतंत्र सोच वालों के लिए सीखने की जगह है। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि कैंपस में लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कैंपस में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए। छात्र राजनीति के मौजूदा स्वरूप और उसकी ज़रूरत पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। छात्र यूनियनों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश और अनाप शनाप खर्च का विवाद भी विषय रहा है। कैंपस में छात्र संगठनों और नेताओं का वर्चस्व, छात्रों को राजनीतिक आधार पर बांटा जाना विश्वविद्यालय में स्वतंत्र सोच और अकादमिक माहौल के लिए ठीक नहीं माने जाते। छात्र राजनीति में दबंगई अनिवार्य एक शर्त सी बनती जा रही है। एक तरफ सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईआईटी और आईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान और उच्च शिक्षा के प्राइवेट संस्थान छात्र राजनीति से दूरी बनाकर चलते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या छात्र राजनीति पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए या कम से कम कैंपस को संसदीय राजनीति करने वाली पार्टियों से अलग कर देना चाहिए। इसी विषय पर आज हम आवाज अड्डा में चर्चा करेंगे। काफी गंभीर विषय है क्योंकि जो टिप्पणी आई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से वो बेहद ज्यादा गंभीर है। तो चूंकि जो लोग हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं उसके साथ साथ हम आपको भी जोड़ते हैं, जो आप इस शो के साथ जुड़ते हैं। तो आपके लिए आज का सवाल ये है कि क्या छात्र राजनीति पर रोक लगनी चाहिए, और ऐसा आप अपना जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में। ट्विटर पर जा सकते हैं आप CNBC_आवाज़ ट्विटर हैंडल पर हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं। साथ ही आप अपने मोबाइल पर SMS के जरिए भी हमको अपनी राय दे सकते हैं और उसके लिए आपको 51818 पर SMS करना है। अगर आपका जवाब है हाँ तो अड्डा स्पेस 1 लिखिए, अगर आपका जवाब है ना तो अड्डा स्पेस 2 लिखिए और 51818 पर SMS कर दीजिए। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि छात्र राजनीति कितनी ज़रूरी है और इस पे क्या रोक लगा देनी चाहिए, जैसा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ऐसा कहा है। तो इस खास तौर पे इस चर्चा में हमने शामिल किया है अनिल चौधरी जी, हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित तंवर हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। मनीषा प्रियम जी हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं और एकेडमिक मामलों में बहुत गहरी पकड़ रखती हैं। आभा सिंह जी हैं जो वकील तो हैं ही हैं, साथ ही पूर्व प्रशासनिक अनुभव रह चुका है और छात्र जीवन में भी बहुत एक्टिव रही हैं। और साथ ही JNU छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि आज का ये सवाल है कि क्या छात्र राजनीति पर रोक लगा देनी चाहिए, कैंपस को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, इसी पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दूं, एक छोटा सा हम लोग नियम रखते हैं कि 1.5 मिनट हम चर्चा करेंगे, सब लोग अपनी बात एक बार रख देंगे, उसके बाद डिबेट को ओपन करते हैं जिससे कि आपको एक दूसरे की बात को काउंटर करने में आसानी हो, उनके व्यूज़ को समझने में आसानी हो। निवेदन एक ये है कि बात को पूरी तरह से सुन लें, समझ लें, उसके बाद रिएक्ट करें, बीच में ना काटें, क्योंकि फिर न तो आपकी बात सुनाई देती है और ना जिसने पहले बोला उसकी सुनाई पड़ती है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं अमित तंवर जी। अमित जी, दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत तल्ख है और सीधे तौर पे उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से एक डीन के साथ बुरा बर्ताव किया गया उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक तमाशा है और इसको बंद कर देना चाहिए। राजनीतिक अखाड़ा नहीं, वो एक शिक्षा का घर है जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, गुंडागर्दी करने नहीं। क्या कहेंगे आप? सर, मैं इतना कहना चाहता हूं पहले कि जो छात्र राजनीति को बंद करने की बात की जा रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। छात्र राजनीति कैंपस में इसलिए करता है कि वो छात्रों के मुद्दे उठा सके, वहाँ जो समस्याएं चल रही है उनका समाधान कर सके। क्योंकि जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से बात करने जाता है तो किस तरीके की बातचीत है, उनका व्यवहार ऐसा होता है बहुत ही अलग बिल्कुल, और उनकी जो बातें वहाँ सुनने को मिलती है, आज इधर चले जाइए, उधर चले जाइए, ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो उन समस्याओं को लेकर जब स्टूडेंट लीडर के पास छात्र जाता है तो उसकी पूरी बात वहाँ सुनी जाती है। और रही बात डीन के साथ व्यवहार करने की, तो उसके साथ हमने ऐसा कुछ बिल्कुल गलत व्यवहार नहीं किया है। जो वहाँ पे उस समय मुद्दा था वो बिल्कुल जो उन्होंने बात की वो इस तरह की छात्रों के साथ बदतमीजी उन्होंने की। एक आम छात्रा के साथ उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ कहते हुए शर्म आती है कि आप मुझसे पूछकर प्रेग्नेंट हुई है। एक
छात्रा उनसे कहती है कि मुझे लीव चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो उनसे कहती है मुझसे पूछकर प्रेग्नेंट हुई है। ये कहाँ की समझदारी है? ये कौन सा उसका जवाब है? या उनकी वजह से इतने तमाम छात्र वो टॉर्चर करती है। तो वो जो लॉ फैकल्टी का डीन का मुद्दा था वो बिल्कुल यहाँ से अलग है। जो कैंपस में जो घटना घटी वो हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और छात्र अपनी आवाज़ वहाँ उठाता है। बिल्कुल देखिए, छात्र अपनी आवाज़ उठाता है, लेकिन जो आप घटना बता रहे हैं कि उसका जवाब आप इस तरीके से देंगे कि किसी गुरु को आप अपमानित करेंगे, और इतना ज़्यादा कि उसके लिए संज्ञान कोर्ट को खुद लेना पड़े। तंवर जी, आप खुद सोचिए कि ये कितना सही था। मोहित पांडे को जोड़ते हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। मोहित जी, जिस तरह की घटनाएं अब हो रही हैं कैंपस में, और पिछले 1-2 साल में तो बहुत ज़्यादा अति हुई है, इसको देखते हुए जो कोर्ट ने कहा है कि अब तो अति हो गई है, राजनीति पर रोक लगा देनी चाहिए, कैंपस पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से छात्र के मुद्दे होते हैं पढ़ने और फीस के सिवा जिसके लिए वहाँ राजनीति करने की ज़रूरत पड़ेगी? मोहित जी। देखिए, एक तो आपका थोड़ा जो आज का इशू है वो थोड़ा अलग होना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था कि छात्र राजनीति में क्या गुंडों की जरूरत है? तो अगर आप जेएनयू की राजनीति में देखेंगे तो शुरुआत से ही स्टूडेंट यूनियन ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, अगर आप देखिए सोशल जस्टिस के बड़े से बड़े मुद्दे, चाहे वो लोगों को डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों को जेएनयू में कैसे लाया जा सकता है, कैसे कम फीस में लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्टल दिया सकता है, ये सारे मुद्दे उठते हैं। कैंपस में कभी गुंडागर्दी हो, कभी गुंडई के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए के नाम पे इलेक्शन हो, इसका कभी भी हम वो जो है इसको कभी भी हम लोग वेलकम नहीं करते। लेकिन ये टिप्पणी की छात्र राजनीति ना हो, हमको इससे कोई भी सरोकार नहीं है। शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है वो एक पर्टिकुलर केस को लेकर की है, इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। हमारे पास छात्र राजनीति के ज्यादा बेहतर मॉडल हैं, छात्र राजनीति के ज्यादा अच्छे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसको इवन लिंगदो कमेटी जैसी कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया है, जिसने छात्र राजनीति पर अंकुश लगाया है। तो हम लोग इस तरह की चीजों को अभी भी तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग मानते हैं कि छात्र राजनीति एक बेहतर मतलब छात्रों के भविष्य के लिए होती है, बेहतर एकेडमिक माहौल के लिए होती है और बेहतर सामाजिक सरोकारों के लिए होती है। इसीलिए आपको जो मुद्दा रखना चाहिए था, क्या छात्र राजनीति में गुंडों की जरूरत है, क्या बड़े बड़े होल्डिंग वाले गुंडे बदमाशों की जरूरत है, क्या ज्यादा बड़ी कारों रखने वाले गुंडों की जरूरत है? आपको ये सवाल रखने चाहिए थे। देखिए, ऐसा है मोहित जी, जेएनयू कोई अपवाद नहीं है, वहाँ भी गुंडागर्दी होती है, वहाँ भी बदमाशी होती है और वहाँ भी तोड़फोड़ होती है। और आपको मैं दर्जन भर उदाहरण अभी गिना सकता हूँ कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में क्या होता है, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे राज्य के विश्वविद्यालय हो। तो आप ये मत कहिए, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे छात्र राजनेता खराब होते हैं, लेकिन बहुतायत में ऐसी संख्याएं देखी गई हैं, वो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे हैदराबाद में हो, ऐसी घटनाएं हुई हैं मोहित जी। इसलिए ये सवाल कोर्ट को कहना पड़ा है और सुओ मोटो कहना पड़ा है, उन्होंने खुद संज्ञान लेके ये बात कही है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, आपके बाद दोबारा आएंगे हम। मनीषा प्रेम जी, जिस तरीके की टिप्पणी आई है, बहुत तर्क टिप्पणी आई है। देखिए, दो राजनेताओं को आपने सुना अभी, जो भविष्य में बड़ी भूमिका अपनी देखते हैं, लेकिन कैंपस में जिस तरीके का माहौल है उसके लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है। क्या आपको लगता है कि कैंपस की राजनीति अब इतनी दूषित हो चुकी है कि उसको रोकने की जो सलाह कोर्ट की तरफ से आ रही है उसको मान लेना चाहिए? बिल्कुल, कैंपस में जो राजनीतिक दलों से संबद्ध जो राजनीति है उससे छात्रों का हौसला जो एक तरह से बहुत बढ़ा हुआ है और छात्रों को ये समझ में आता है। देखिए, छात्र मुद्दे उठा सकते हैं, उनके पास कोई तकलीफें हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, डीनशिप इसीलिए एस्टैब्लिश की गई है, लेकिन छात्रों को एक अलग से पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो है उस वजह से लगता है कि उनको यूनिवर्सिटी का या उसके टीचर्स का किसी की बात मानने की जरूरत नहीं, वो सीधे अपने आकाओं के पास फोन घुमा करके और यूनिवर्सिटी के जो गरीब टीचर हैं उन पर डंडा चलवा सकते हैं। अभी मैंने दो प्रमुख विश्वविद्यालय दिल्ली और जेएनयू का सुना। इतना मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में भी बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों पर वो राजनीतिक दलों के साथ मिलके और उनकी रैलियों में चले जाते हैं, लेकिन जीएस कैश नाम की संस्था उनके अपने कैंपस पर है, उनके अपने कैंपस पर एक लड़की की हत्या जो है उसका कोई लड़का आकर के कर देता है। इन मुद्दों पर छात्रों को जो एक होनी चाहिए थी उनमें एक बिल्कुल एक कलेक्टिव इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन वो करते हुए नहीं नजर आते। तो कैंपस जो है उसको राजनीति का अखाड़ा बना के दिल्ली विश्वविद्यालय में करोड़ों का खर्च स्टूडेंट इलेक्शन में किया जाता है। और अगर आप डेटा देखें
तो सारा का सारा जो है पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड रहता है। तो कैंपस केवल यही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक ही कहानी, इलाहाबाद चले जाइए वही कहानी। एक किसी कॉलेज का नाम मुझे आज बताया गया उत्तर प्रदेश में कि कॉलेज में ही पुलिस छावनी खोलने की जरूरत पड़ गई है, और पिछले 2 साल से हाईकोर्ट के एक निरीक्षण में वहां पे चुनाव जो है वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो छात्र कहे जवाब दे सकते हैं कि 18 साल की उम्र में आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हो गए हैं। बिल्कुल मनीषा प्रेम जी, दोबारा आऊंगा आपके पास, करके उनकी राजनीति चल सकती है। दोबारा आपने जो बात कही कि पुलिस का थाना, मैं आपको बता दूं लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई करी है 1991 से लेकर 1997 तक। वहां बाकायदा एक थाना है, थाना हुसैनगंज, लखनऊ विश्वविद्यालय कला संकाय के बगल में प्रॉपर। 7 साल तो मेरे सामने ही था, उससे पहले से भी है। ये स्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय की थी, जो एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, इस कदर गुंडागर्दी वहां पे थी। सुधांशु मित्तल जी, आप लोग की एक विंग है जो राजनीति करती है छात्रों को, और उसमें जिस तरीके से पैट्रोनाइज किया जाता है और जिस तरीके से पूरे यूनिवर्सिटी के माहौल को पॉलिटिकल बना दिया जाता है एजुकेशन से आगे बढ़ा के, वो क्या सही है? आप लोग मानते हैं? क्योंकि जो आंदोलन वहां पे होते हैं वो छात्र हित के नहीं लगते हैं, वो पार्टी हित के लगते हैं, वो विधायकी चुनाव के लगते हैं, और विश्वविद्यालय के चुनाव में करोड़ों खर्च होते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मित्तल जी क्या कहेंगे आप, ये किस तरह की छात्र राजनीति है? नीरज जी, मुझे लगता है इस चर्चा में कुछ पूर्वाग्रह और कुछ स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। हम लोगों ने कुछ छवियां बना रखी हैं और उसी छवियों को लेके हम वास्तविकता से उसको जोड़ नहीं रहे हैं। हम लोग अपनी वही पूर्वाग्रह के साथ में बात कर रहे हैं। 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। जिस विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए विद्यार्थी को 75% नंबर चाहिए होते हैं, उस विश्वविद्यालय को आप गुंडाई का अड्डा मान के चले, मुझे लगता है ये तो अतिशोक्ति हो गई ना। वहां का छात्र जो है अपने भविष्य के लिए बड़ा सजग रहता है। देखिए, किसी भी व्यवस्था के अंदर अपवाद होता है, झगड़े भी होते हैं, गुंडाई भी हो सकती है, उसका छात्र संघ के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। अभी आपने यूपी की बात करी, आपने कहा कि लखनऊ के कैंपस में एक तो थाना ही बना हुआ है। आपको ध्यान होगा लखनऊ में एक बहुत लंबे अरसे तक जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तो क्या वहां की गुंडाई कम हो गई, या छात्र संघ चुनाव होने के बाद ही गुंडाई बढ़ जाती है? किसी विश्वविद्यालय के एक चरित्र में गुंडागर्दी या हिंसात्मक चीजें होना और उसको छात्र संघ की वजह से कहना, ये दोनों मुझे लगता है ये मिली हुई चीजें नहीं है, ये गलत बात है। सुधांशु जी, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। जेएनयू की बात आती है। जेएनयू में एक बहुत ही ज्यादा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, संक्षेप में। एक जेएनयू की बात आती है। जेएनयू का एक राजनीतिक माहौल जो है, जेएनयू का राजनीतिक माहौल लेफ्ट की राजनीति से प्रेरित है, और वहां पे राजनीति में जितनी हिंसा होती है उतनी कहीं नहीं होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मित्तल जी, मैं आपके पास आता हूं। ये पॉइंट जो आपने रखा है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक राउंड पूरा कर लूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। ये जो आपने बात कही ना कि जो पिक एंड चूज कि जेएनयू में होता है बाकी जगह नहीं होता है, डीयू में बहुत संत टाइप के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि खाली जेएनयू में होता है, सभी जगह होता है। और जो डिस्क्रिमिनेशन आप करने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जहां छात्र राजनीति है, जहां छात्र संघ है और जहां चुनाव हो रहा है, वहां कितनी गुंडागर्दी है और वहां किस तरीके से छात्रों को हॉस्टल्स में परेशान किया जाता है, पैट्रोनाइज किया जाता है। आपकी मजबूरी होती है कि आप एक पक्ष को सुने और उसको ज्वाइन करें, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। किसी छात्रावास में आप रह के देख लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जब वहां चुनाव होते थे, तो ये कहना कि जहां छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां भी गुंडाई हो रही, ये सही नहीं है। अभी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, एक राउंड में पहले पूरा कर लूं। अनिल चौधरी जी, आपकी भी एक स्टूडेंट विंग है, वो भी कम नहीं है, उनके भी ऐसे ही कारनामे दिखते हैं। तो ऐसे में जब एक ये बात आज निकल के आई कोर्ट की तरफ से, तो इस पर एक बड़ी गंभीर विचार होना चाहिए कि क्या जिस मैंडेट के साथ, जिस उद्देश्य के साथ एनएसयूआई बनी थी, वो उस पर चल रही है या वो केंद्रीय पार्टी का एजेंडा लेके चल रही है?
देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, एक तो माननीय हाई कोर्ट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि मैंने टिप्पणी नहीं सुनी है, पर आप बता रहे हैं जिस तरह से, एक तो ये कि साथी हमारे जो डिबेट में शामिल हैं उन्होंने जिस तरह से बात कही है, गुंडागर्दी और खर्चे की बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय, जैसे अभी सुधांशु मित्तल जी ने भी जिक्र किया, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पूरे देश से स्टूडेंट आता है। और सवाल ये है सर, इस देश के अंदर हर किसी युवा को 18 वर्ष की आयु में मतदान देने का अधिकार है। यदि इस विश्वविद्यालय के अंदर आकर के एक बच्चा अपना नेता चुनता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोर्ट में हो सकता है किस तरह से विश्वविद्यालय की पॉलिटिक्स को दिखाया गया या सामने रखा गया। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि विश्वविद्यालय के अंदर इतने तमाम मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं छात्रों से संबंधित, जिनकी आवाज को वहाँ के छात्र नेता उठाते रहे। और केवल बात राजनीतिक पार्टियों की नहीं है, ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के अंदर आकर के हर बच्चा जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति करने के लिए आएगा। लेकिन ये भी सही है कि विश्वविद्यालय की राजनीति से इस देश को बहुत अच्छे अच्छे नेता यहाँ से मिले हैं। खासतौर से दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूँ तो मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, मैं एमएलए रहा, यहाँ कांग्रेस के मैं प्रवक्ता के तौर पे हूँ। और साथ ही साथ आज हमारे वर्तमान अध्यक्ष अजय माकन जी यहाँ से हैं, सुभाष चोपड़ा जी, बल्कि हिंदुस्तान के वित्त मंत्री आज अरुण जेटली जी यहाँ हैं, और कई ऐसे नेता हैं। इस देश को राजनीति के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नेता दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिए हैं। पर यह भी हमें सोचने का जरूर ये मन करना पड़ेगा कि आज जिस तरह से विश्वविद्यालय छात्र संघ की जो इमेज आज बिगड़ी है, तो आज कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर, हर राजनीतिक दल पे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है। तभी इस डिबेट में हम लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जहां तक सवाल है इस गुंडागर्दी और अजुल वजुल खर्चे को, इस पे अंकुश लगाने की बात या इस पे एक तरह से कार्रवाई की बात, तो ये विश्वविद्यालय के जो इलेक्शंस कराते हैं उनको इस पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और भी है सर, ये छात्र संघ के चुनावों को हम आप एक संतुलित बात तो सवाल कह रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय जो बिल्कुल एक सेकंड, आदर्श स्थिति की बात आप कर रहे हैं अनिल चौधरी जी, वो स्थिति बिल्कुल होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ शायद छात्र राजनीति शुरू हुई थी कैंपस में। होने दे प्लीज। इसी डीयू के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर डूटा भी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारी कर्मचारी एसोसिएशन भी है, उनके भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यदि आप उन स्टूडेंट जो युवा है उनकी उस उम्र को और उन संगठन के जो टीचर्स हैं वहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अनिल जी दोबारा आऊंगा मैं देखिए, मैं शिक्षकों की जो नेतागिरी है, जो कर्मचारियों के संघ है, उनके इश्यूज अलग से डिस्कस करेंगे, अभी इसी शो में भी कर लेंगे और आपको बताएंगे क्या फर्क होता है उसमें। आभा सिंह से एक बार ले लेते हैं व्यू। आभा सिंह जी, आपका तो मतलब एक फुल सर्कल करियर है, वकील भी हैं इस समय आप, पहले प्रशासनिक सेवा में भी थी। छात्र जीवन की जो स्थिति इस समय बन रही है कि एक गंभीर टिप्पणी निकल के आई है और जिस उद्देश्य के साथ ये की जाती थी, मुझे ये बात अभी भी नहीं समझ में आई। मैं अभी इन दोनों छात्र नेताओं से समझूंगा कि छात्रों के जीवन में ऐसी कौन सी कठिनाई आती है कैंपस में जिसके लिए आंदोलन हो, चुनाव हो, अध्यक्ष चुने जाएं और रैलियां निकाली जाएं। आप बताइए, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, मैं खुद जेएनयू की पढ़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज जो है पूरा माहौल खराब कर दे रही हैं। महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो वहाँ पे भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन होते थे, लेकिन 1992 में एनएसयूआई का जो प्रेसिडेंट था ओवन डिसूजा, जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज का, उसका मर्डर हुआ। उस मर्डर हुआ, जिस तरह से गंदी राजनीति कॉलेजेस में आ गई थी कि एनएसयूआई प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जो है यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस से बंद कर दी गई। और अब 2016 में महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट आया है, जिसके तहत सेक्शन 99 ने कहा है कि आप ग्रुप्स बनाइए काउंसिल, लेकिन वो कल्चरल काउंसिल्स होंगे, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके सोशल कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड। और वो एक्ट साफ साफ कहता है पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस की जाएगी, पॉलिटिकल एक्शंस नहीं डिस्कस किए जाएंगे। और वो इसलिए किया गया क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटीज थी, जो एक पढ़ने का मंदिर था, वहां पे गुंडागर्दी और पॉलिटिशियंस, ये बच्चे इनोसेंट होते हैं, 16-17 साल के कम उम्र में आते हैं, इनको यूज किया जा रहा था अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए। रही दिल्ली की बात, वो तो सुधांशु मित्तल जी ने बोल दिया कि 75-80% नंबर लेके बच्चे आते हैं। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, इतना पुलिस वहां पे है, वहां पे गुंडागर्दी करने के इनको कम चांसेस हैं। लेकिन जिस तरह वायलेंस जेएनयू में बढ़ा है और जिस तरह जेएनयू के स्टूडेंट्स का जीवन बर्बाद कर रही हैं पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, या एबीवीपी या एबीवीपी हो, ये सब आपके सामने विदित है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज को राजनीतिक
राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा नहीं बनाने देना चाहिए। जी बिल्कुल, आभा जी ने भी अपनी बात रख दी। एक तरीके से अब सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, पक्ष में और विपक्ष में। मोहित जी आपके पास आता हूँ, डिबेट ओपन है, अब आप एक दूसरे की बात का जवाब दे सकते हैं। आप मुझे इशारा करेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मोहित जी देखिए, बहुत खुल के बात सामने आ गई कि जेएनयू की जो एक इमेज थी, जो पहले छात्रों की शायद एक ख्वाहिश रहती हो कि मैं जेएनयू जाऊं और वहां से पीजी करूं, पिछले कुछ समय से इतनी हिंसा, इतना ज़्यादा राजनीतिकरण, इतना ज़्यादा केंद्रीय बड़े नेताओं का वहां जाना, जमघट लगाना और पूरी तरीके से डिवाइड कर देना, ये जेएनयू की वो इमेज नहीं थी जो आपके सामने दो लोग कह रहे हैं कि वहां जिस तरीके की हिंसा भी हो रही है और वैचारिक स्तर पर आपके सामने कोई चॉइस नहीं है कि आप डिवाइड हो। क्या आप भी आप कहेंगे? आप तारीफ कर रहे थे जेएनयू की, बताइए। देखिए, मेरा साफ साफ एक चीज कहना है। एक तो इस न्यूज शो में बैठकर ये तय नहीं किया सकता कि जेएनयू की छवि क्या है, क्योंकि वो ने जेएनयू को पहली रैंक देकर, राष्ट्रपति ने अवार्ड देकर वो तय कर दिया है, ठीक है। और जेएनयू की अगर छवि कोई तय होगी तो वो वहाँ के एजुकेशन की क्वालिटी से तय होगी, और वो अभी भी जेएनयू की छवि बहुत बेहतर बनी है उस मामले में। रही बात दूसरी हिंसा करने की, तो हिंसा कर कौन रहा है, क्या कभी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग? हम ये लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, और क्या अभी भी राजनीति में, वहाँ पे राजनीति में आप कभी आकर देखिए। और मैं सबको यहाँ पे जितने पैनल में लोग बैठे हैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि क्या कितना पैसा में वहाँ पे चुनाव होता है ये लोग नहीं देखेंगे? क्या चुनाव में कोई हिंसा होती है ये लोग नहीं देखेंगे? जेएनयू का स्टूडेंट जो है वो अपने कल्चर को किस तरह से सेलिब्रेट करता है वो लोग नहीं देखेंगे? जेएनयू में दुमका, झारखंड के छोटे छोटे जगह से आने वाला लोग, बंगाल के छोटे छोटे जगह से आने वाले लोग पढ़ पाए, इसकी व्यवस्था स्टूडेंट यूनियन के थ्रू, डिप्राइवेशन पॉइंट के थ्रू की गई है। तो ये सारी बातें हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी जो रिपोर्टें निकली हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे, उन्होंने बोला है जेएनयू की राजनीति के बारे में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राजनीति के बारे में। उन्होंने क्यों नहीं बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति बहुत बेहतर है? तो आखिर कोई मामला होगा। देखिए, यहाँ पे बैठ के हम जनरलाइजेशन कुछ बनाते रहे, उससे काम नहीं चलेगा। हमको बात करनी पड़ेगी तथ्यों पे। अभी किसी ने बोला जीएस कैश की बात, मैं बताता हूँ, वो कुल्हाड़ी कांड था, उन मैडम को शायद मालूम नहीं है। उसके बाद वहाँ पे कमेटी बनी थी, एक कम्युनिटी से कैसे हम उस चीज को हल करेंगे वो इवॉल्व किया गया था, और उस कमेटी के बाद वहाँ पे बड़े बड़े मोबिलाइजेशन हुए थे। आज जीएस कैश में उसका व्यवस्था किया गया है कि कैसे हम वो हेल्प देंगे। तो जेएनयू में बातें हवाई में नहीं होती हैं। इस बारे में फिर से बात दिलाता हूं, और आज भी लोग जो कह रहे हैं कि आज भी लोग उसी जेएनयू में आना चाहते हैं, कि उसी जेएनयू में क्वालिटी को अपनी मेंटेन किया है तमाम चीजों के बावजूद भी। बिल्कुल, तमाम चीजों के बावजूद भी वो जेएनयू पहला पुरस्कार ले रहा है। जी बिल्कुल मोहित, इसी बात को तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो इमेज और जो प्रोटेक्शन, जो ख्याति थी उसकी, वो कुछ समय से खराब हो रही है। इसलिए सुधांशु जी बताइए, क्या जवाब कहना चाहते हैं आप? ये भी तो देखा जाएगा, अगर नजीब को जो लोग मारते हैं वो इमेज खराब कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन व्यवस्था जिम्मेदार है, उसको तुरंत एक्शन। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा मोहित जी, जो आप टिप्पणी दे रहे हो कि नजीब की बात, इमेज को खराब कौन कर रहा है? इमेज को क्या वहाँ के स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर जो इमेज आप खुद खराब कर रहे हो। वहाँ पर जो हंगामा होता है मोहित पांडे जी, आपके जो लेफ्टिस्ट है वहाँ पर, जो कश्मीर की आजादी के नारे, आप इस तरह की जो भारत विरोधी नारे आप वहाँ लगाते हो, वो कौन करता है? एक एक करके मोहित जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, मैं आना चाहूंगी। जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आप लोग वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, आप बदतमीजी आप वहाँ करते हैं। राजनाथ सिंह तो साबित नहीं कर पाए। देखिए, जेएनयू को आपने बिल्कुल बदनाम कर दिया है यहाँ पे बिना तथ्य के। तुम लोगों ने वहाँ जाके दीन से गुंडई की, उसका पूरा खामियाजा ये भुगतना हमने नहीं किया है। मोहित पांडे जी, आपको खुद पता है। आप यू में क्या करते हैं? जो रामदास कॉलेज में घटना हुई, आपके जो शैला रशीद है या जो भी आपके वहाँ पर आए, आपने जो वहाँ पर किया, जी नहीं, आपके प्रोफेसर आपके सामने वहाँ पर आके आप कश्मीर की आजादी के नारे लगाते हैं। हेलो नीरज जी, हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? सुधांशु जी, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। नीरज जी, तमाम जो जेएनयू जी क्यों समय हमारा खराब कर रहे हैं? तमाम लोग, रुकिए एक मिनट आ रहा हूँ मैं आपके पास। हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो मैंने इसलिए इनको अलाउ किया दोनों लोगों को कि देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ। नीरज जी संचालन करिए। सुधांशु जी, एक बार सवाल पूछ लूं मैं जरा, ये दोनों लोग उस मुद्दे को लेकर के अब लड़ने लगे हैं जो इनके छात्र राजनीति के लिए इर्रेलेवेंट है। एक रामजस कॉलेज की बात कर रहा है, एक कह रहा है कि राजनाथ सिंह है, ढूंढ नहीं पाए, और फिर से वही बात होने लगी कि आप पार्टी पॉलिटिक्स करने लगे। सुधांशु जी, अपनी बात पूरी करिए। भाई आप देखिए, पिछले साल सारे लोगों, सुधांशु मित्तल जी ने बयान दिया, लेकिन नीरज जी बाकियों को जरा चुप करवाएंगे, थोड़ा तहजीब से हम लोग कर लेंगे। आप बोलिए सुधांशु जी, आप बोलिए। अरे मोहित जी चुप रहिए ना, बहुत बोलिए अब आप, बाकियों को बात करने दीजिए। क्या सुधांशु जी आप बोलिए ना।
हम लोग सभ्य तरीके से क्यों नहीं बात कर सकते? यहाँ पे चर्चा यहाँ चर्चा जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय की नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा हो रही है छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है जिसमें कि उन्होंने छात्र संघ के चुनावों के खिलाफ बात करी है। मेरा कहना है अपवादों को लेकर व्यवस्थाओं को बदनाम करना बिल्कुल गलत तरीका है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, जानते क्या क्या काम करा था? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक आंदोलन करके पुण्य मूल्यांकन का जो काम था हमने विश्वविद्यालय में चालू करवाया। ये इससे बड़ा एकेडमिक रिफॉर्म कौन सा हुआ था? हजारों विद्यार्थी हैं जिनके भविष्य खराब हो जाते अगर पुण्य मूल्यांकन नहीं होता। ये था राइट टू रिपीट वन सिंगल पेपर, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, 25 चीजें हुई। एकेडमिक रिफॉर्म्स क्या विश्वविद्यालय छात्र संघों ने कम करवाए हैं? लेकिन हर चीज को हम लोग अगर सिर्फ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, हम ये भूल रहे हैं कि ये कोई भी विश्वविद्यालय माइक्रोकॉस्म होता है अपनी सोसाइटी का। उसको छात्र संघ को अलग करके उसको बदनाम कर दी, ये कौन सा तरीका है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, अब ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के जज को जेल में भेज दिया। सुधांशु जी, आचरण जो था बिल्कुल जज के लायक नहीं था। मतलब इसका जवाब एक बार इसका मतलब क्या हो गया? मनीषा प्रियम जी से लूंगा। लेकिन जो आप बार बार ये कह रहे हैं ना सुधांशु जी कि अपवाद को लेके नहीं कहना चाहिए, ये अपवाद नहीं है। अब ये अपवाद सिर्फ ये है कि कुछ अच्छे लोग बचे हैं। अब छात्र संघ की राजनीति में क्या होता है? चुनाव लड़ा जाता है, पैसे कमाए जाते हैं, ठेके लिए जाते हैं, शहर में गुंडागर्दी की जाती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाती है पार्टी टिकट से। ये है छात्र संघ का आज के जमाने में मतलब। मनीषा प्रियम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी, मैं यहाँ पे कुछ मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास भी आ रहा हूँ। मनीषा जी, एक बात क्षमा चाहती हूँ, दो वाक्य आपके सामने रखती हूँ। दो वाक्य आपके सामने रखती हूँ। मिल्ली गैजेट से ये बातें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में इसका साक्ष्य मिलता है कि दो गुटों में, छात्र गुटों में लड़ाई होती है और स्टूडेंट यूनियन के जो पॉलिटिकल पार्टीज के फैक्शंस हैं वो उसमें घुसते हैं। और छात्रों ने यहाँ तक बात की कि हमारे हॉस्टल्स में बहुत सारे बिहार और उस पूर्वांचल के क्षेत्र के आ रहे हैं और जो लड़ाई होती है उसमें रामपुरी चाकू का इस्तेमाल किया जाता है और अतड़ी को काट के बाहर निकाला जाता है। और जिन छात्रों ने अतड़ी काट के बाहर निकाला उन्होंने ये भी कहा कि हम रामपुरी चाकू इतना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं कि हम अतड़ी निकालते वक्त Z लिख सकते हैं रामपुरी चाकू। दूसरा वाक्य मैं देती हूं, मिंटो हॉस्टल में और एक अंबेडकर हॉस्टल में पटना विश्वविद्यालय में लड़ाई होती है और लड़ाई में हैंड ग्रेनेड्स तक हर्ल किए जाते हैं और वहां के जो वाइस चांसलर हैं, जो कि एक ऑटोनमस प्रोसेस द्वारा सिमाद्री जी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने हाथ जोड़कर पुलिस से कहा कि आप क्यों नहीं आते। विश्वविद्यालय को एक अरीना माना जाता था जिसमें कहा जाता था कि पुलिस विश्वविद्यालय नहीं घुसेगी। पुलिस और विश्वविद्यालय में एक अनसेड कॉम्प्रोमाइज था कि पुलिस विश्वविद्यालय में तब जाएगी जब वाइस चांसलर उसको बुलाएंगे। और जो पांडे मन्नू महाराज वहां के एसपी थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो विश्वविद्यालय नहीं जा सकते और वाइस चांसलर हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस को कैंपस में होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये दो छात्र नेता जो यहाँ हैं वो क्या केवल जहां है वहीं की बात करते रह जाएंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में छात्र राजनीति की विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में जो दशा और दिशा है, खास करके दिल्ली के बाहर, उसमें अब ये बिल्कुल उचित है और समय आ गया है। सुधांशु जी जब रहे होंगे, कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई बात होगी, नवाचार की बात होगी, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हो सकता है छात्र मूवमेंट का बहुत रोल रहा हो, लेकिन अब हमको इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। और कम से कम मेरा अनुरोध है दो छात्र नेताओं से कि जिन दो वाक्यों का मैंने यहाँ जिक्र किया है वो पता करें कि ये सच है या नहीं है, और अगर सच है तो वो खुद गुजारिश मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रिएक्शन मैं अनिल जी से ले लूं। वायलेंस का, अनिल चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अंत होना चाहिए। जी अनिल जी संक्षिप्त में कहिए, फिर सुधांशु जी के पास कहना चाहता हूं। जो मैम ने जो बातें रखी हैं हो सकता है ये सही है और सही बात है। जब इस तरह की घटनाएं समाज में आई हैं, सोसाइटी में आई है, तो आज ये डिबेट पे हम लोग बैठे हैं और आज कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का जो स्तर है वो नीचे दिखाई देता है। शायद इसलिए आज माँ बाप अपने बच्चों को राजनीति से दूर करना चाहते हैं, ना केवल विश्वविद्यालय के अंदर बल्कि आम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी उनको आने से
कैसे रोकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का, यदि मैम कुछ और ऐसे मुद्दे और यदि इस तरह के आंदोलनों का जिक्र करते तो शायद आज छात्र राजनीति का चेहरा पूरी जनता को पता चलता। मैं इनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं, जब भी इस छात्र राजनीति की आवश्यकता पड़ी तो कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुछ इस तरह की बातें रही होंगी जब इसको जरूरत को समझा होगा और छात्र राजनीति की शुरुआत की होगी। आज जिस हम डिबेट में बैठे, ये सही बात है कि आज छात्र राजनीति का स्तर नीचे आया, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म से केवल राजनेता हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आते। यहाँ एक लीडरशिप क्वालिटी जो है बच्चे के अंदर आती है, डेवलप होती है, और वो अपने अपने जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वहां पे उसको नेतृत्व वो देता है। तो मैम से मैं कहना चाहता हूं, कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी छात्र राजनीति के ऊपर बैन लगाना ये उचित नहीं होगा। इस देश के अंदर हर किसी को लोकतंत्र में वोट देने का, मतदान देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है। चूंकि मैं छात्र संघ में रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, मुझे मालूम है बच्चों के मुद्दे कैसे होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर किस तरह के इशू होते हैं, किस तरह से वहां का जो डिपार्टमेंट में जिस तरह से व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है। कई बार युवाओं का जो जोश है सामने दिखता है और टकराव होता है, और टकराव में कई ऐसी घटनाएं बन जाती हैं जो शायद जिसको आज जिक्र कर रही है, रामपुरी चाकू से लेकर के और दूसरी घटनाएं, इसी वजह से आज छात्र राजनीति बदनाम हो रही है। लेकिन सवाल है गुंडागर्दी को रोकने का और चुनाव को सही तरीके से कराने का, ये जिम्मेवारी प्रशासन की बनती है। यदि कोर्ट ने ये टिप्पणी की है तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का पक्ष मौजूद तरीके से नहीं रखा गया होगा। और इसमें मैं इतना कहना चाहता हूं, हर विभाग के अंदर यदि कर्मचारी अपना अध्यक्ष चुनते हैं, वो अपना मत देते हैं, तो युवा अपना नेता क्यों नहीं चुन सकते हैं। आप देखें, तमाम विश्वविद्यालयों से हर कोई आदमी यदि अध्यक्ष बना है तो हर कोई नेता नहीं बना है, वो दूसरे डिफरेंट फील्ड जी बिल्कुल। मैं अनिल जी, मैं एक छोटा जवाब सुधांशु जी से लेऊं, फिर मैं रोहित जी के पास जाऊंगा। ऐसे कई और साथी रहे हैं जो दूसरे फील्ड में जाकर के अपनी उस लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करके आज नेतृत्व दे रहे हैं। तो मेरा सुधांशु जी, आप कुछ कहना है इस पूरे डिबेट के दौरान कि प्लीज छात्र राजनीति देश के अंदर युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां राजनीति के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। ये सही है कि सही तरीके से चुनाव हो। देखिए अनिल जी, आप, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जो ये आदर्श की बातें ये बहुत अच्छी हैं, और इसी के प्रिमाइस पे ये कहा गया था कि छात्र राजनीति हो। छात्र राजनीति क्या है, लोकतंत्र का तकाजा है। तो यूनिवर्सिटीज एक नर्सरी के तौर पे होती हैं कि जहां लोग अलग अलग विचारों के जो वहां पे विकास करें, अलग अलग विचारधारा के लोग आए, और उसके बाद उनमें एक कोलिजन हो और वहां से एक अच्छे प्रोडक्ट निकले, एक फाइनेस्ट प्रोडक्ट निकले। लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं। और मैं ये बात बता दूं मोहित पांडे जी को कि ये सिर्फ जेएनयू की बात नहीं हो रही है। आपकी यूनिवर्सिटी तो एक मानक के तौर पे देखी जाती है, और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको निजी तौर पे दे सकता हूं कि एक ऐसी भी घटना हुई थी, जो जिस नाम नहीं लूंगा उस छात्र नेता का, एक हॉस्टल में रहता था वो, लेकिन उस हॉस्टल में रहते हुए वो दूसरे हॉस्टल के छात्र नेता का समर्थक था, और उसके हॉस्टल का छात्र नेता जब चुनाव हार गया तो उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई थी कि वो बेचारा पैरालाइज हो गया था। ये ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसलिए ये एक माहौल बनता है। सुधांशु जी संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं आऊंगा। चुनावों में भी देखी जा सकती है, और आज भी आप जाएं वेस्ट बंगाल में, जाए केरला में, किसी भी लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं मतभेद। जी सुधांशु जी संक्षेप में, सुधांशु की घटना को देख करके आप पूरे छात्र राजनीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, ये उचित नहीं होगा। जी सुधांशु जी। नीरज भाई जी, मुझे एक बात, नीरज जी अभी बिहार की मनीषा जी ने एक घटना का चर्चा करा। मैं मनीषा जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत ही गंभीर चिंतक है। लेकिन मनीषा जी, मैं एक चीज ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, छात्र संघ और छात्र हिंसा, कृपया करके दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। छात्र कैंपसों में हिंसा करते हैं, ये भी सत्य है, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा, लेकिन छात्र संघ है इसलिए छात्र हिंसा होती है, ये जो हमारा निष्कर्ष निकलना है शायद ये कहीं गलत है, ये अतिशोक्ति है। हाँ, विश्वविद्यालयों के में बहुतों में माहौल है जहां पे गुंडाई भी हो रही है, जहां पे हिंसा भी हो रही है, जहां पे हर तरह की बदतमीजी भी हो रही है। कोई नहीं कहता कि छात्र को गुंडाई होनी चाहिए, लेकिन गुंडाई का जो कारण है वो छात्र संघ है कि नहीं है। इसलिए कृपा करके इन सब तर्कों को, मैं इनको कुतर्क मानता हूं, इन कुतर्कों की वजह से एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टिविटी को अगर आप कर्व करेंगे, देखिए इस देश का भविष्य अगर छात्र है तो इस देश की भविष्य की राजनीति का भी जो भविष्य है वो छात्र है। कृपा करके दोनों को अलग ना करिए। जी मैं देश के बारे में शुरू में देश के बारे में विचार आना चाहिए। जी
जो बात सुधांशु जी देश के कह बारे रहे में हैं विचार कि आएगा, छात्र समाज के संघ बारे की में वजह विचार से आएगा। हिंसा नहीं होती है। आभा जी, आप इससे सहमत हैं? आभा सिंह जी, ओके, चलिए मैं एक बार फिर से मोहित पांडे के पास जाता हूं। मोहित जी, सुधांशु जी कह रहे हैं उस बात को भी रखते हैं संदर्भ में, और जो दूसरी बात मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूं, या मैं आपके व्यू जानना चाह रहा हूं कि जो अब तस्वीर इधर, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रखिएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपको इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, क्रिएट किया गया है, एक अविश्वास का भाव हो गया है छात्रों के बीच में भी और टीचरों के बीच में भी। जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि मेरी अटेंडेंस नहीं है, उसकी वजह से झगड़े, हॉस्टल में आपस में गुटबाजी के झगड़े, ये होते हैं और लंबे समय से होते हैं। लेकिन जब तक ये बहुत छोटे पैमाने पे थे, दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब इन्होंने हिंसा का रूप ले लिया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये गाइडेड हैं, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये गाइडेड हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और उसकी एक छोटी यूनिट के तौर पर वहाँ पे वो अपने लिए नई पौध तैयार करते हैं, अपना समर्थन तैयार करते हैं, जो बाहर निकल के उनके लिए काम करे, और उसमें से कुछ नेता भी बन जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये छात्र राजनीति नहीं है। देखिए, मेरा एक साफ साफ मानना है, आप यहाँ पे छात्र राजनीति की चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है हिंसा किसी भी राजनीति में जायज नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि छात्र राजनीति में हिंसा जायज नहीं है लेकिन बाकी राजनीति में हिंसा, तो हिंसा तो किसी भी राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। और यही है राजनीति का मॉडल, क्योंकि हमारे देश में जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो राजनीति का मॉडल ही ऐसे पेश करती हैं। तो जब उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं तो वो एकदम हिंसक होकर चुनाव लड़ते हैं। मेरा मानना है कि इसीलिए आज जो तमाम यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में कई कमेटियों ने जिक्र किया है, उनका मॉडल देश को बताना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के देश में मॉडल रखा है छात्र राजनीति का। क्या अटेंडेंस का मुद्दा हमारे वहाँ, जैसे मैं बताता हूँ, अटेंडेंस एकदम लगती ही नहीं है, फिर भी स्टूडेंट अटेंडेंस में जाते हैं, वहाँ पे अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, कभी अटेंडेंस का मुद्दा ही नहीं है। ऐसा मॉडल अगर हम देश में और जगहों पे बात करेंगे, और जहाँ भी हम लोग बात करते हैं इसकी रिसेप्टिविटी है इसलिए मॉडल की, हर लोग जानना चाहता है कि जेएनयू में इतने कम पैसे में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे होती है। तो देखिए, ऐसे मॉडल रखने होंगे। आप राजनीति में हिंसा कहीं भी जायज नहीं है, इस चीज को हमको बोलना होगा, हमको उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी जो लोग हिंसा करते हैं। अभी आप देखिए, हाल से ही अगर 2 साल ले लीजिए और आप एक पर्टिकुलर छात्र संगठन है उसका नाम डाल के देखिए, गूगल करिए और मतलब उसमें हिंसा की घटनाएं देख लीजिए, लगातार एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं होंगी, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या हुई? भाग के 3 पास। तो बात यहाँ पे करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि क्या राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा जायज है? क्या किसी भी राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा जायज है? अगर इससे बात शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर निष्कर्ष मिलेंगे, और राजनीति के, छात्र राजनीति के एक अच्छे मॉडल देश के सामने आएंगे जो वाकई में एकेडमिक तरक्की के में मददगार होंगे, देश में सबको शिक्षा मिले इसमें मददगार होंगे। और छात्र राजनीति से मेरा तो बस इतना ही मानना है, हम लोग मानते हैं कि अगर छात्र राजनीति समाज की बेहतरी के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए काम कर सकती है तो छात्र राजनीति बहुत ही आवश्यक अंग है समाज का, और वो होती रहना। बिल्कुल, बेहतरी के लिए हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अमित तंवर जी, आपके पास आते हैं। जो घटनाएं हुई है, जो अब तक हम लोगों ने चर्चा करी, उसमें एक बात पे तो आप भी सहमत होंगे कि जो मौजूदा स्वरूप है, जो मौजूदा शक्ल दिख रही है, वो अच्छी नहीं है। क्या आत्मावलोकन की जरूरत है छात्र संघों को, छात्र नेताओं को, छात्र संगठनों को? अमित तंवर जी, देखिए, जो छात्र संघ चुनाव की ये बात कर रहे हैं, तो छात्र संघ चुनाव से कोई हिंसा नहीं हो रही है, यहाँ बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हो रही है। और जो कुछ तथाकथित लोग जो 2-4 बरसाती मेंढक हर बार निकलते हैं, जो हिंसा कर जाते हैं, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, और उसके बाद जब बात आती है स्टूडेंट लीडर पर या छात्र संघ या किसी भी एक पदाधिकारी पर, तो छात्रों के मुद्दे लेकर जब वो प्रशासन के साथ जाता है, जब उनकी वहाँ बात नहीं सुनी जाती है, जब उनकी बात वहाँ नहीं मानी जाती, तब जब प्रोटेस्ट होता है, जो आंदोलन होता है, जब उनकी समस्याओं को लेकर हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिंसा का एक रूप नहीं है, वो एक स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा। अगर आपको एक ही बात को लेकर बार बार किसी से कुछ कह रहे हैं और वो आपकी नहीं सुन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। तो वो एक हिंसा नहीं है, वो एक अपनी बात है कि हम प्रदर्शन करके और प्रशासन के सामने अपनी बात कैसे रख रहे हैं। तो वहाँ तो हम बिल्कुल कोई हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन कैंपस के माहौल की बात कर रहे हैं, जो भी रामदास कॉलेज में हुआ या जेएनयू में लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं आज कुछ घटना हुई है, तो ये सब जो घटना जो कैंपस में हो रही है, ये कौन लोग जो कर रहे हैं, इनकी क्या उनकी मंशा है जो ऐसा कुछ
यहाँ कैंपस में कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, अमित तंवर जी यहाँ पे रोकूंगा आपको, बदनाम करने की है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे, साजिश है जो बदनाम करने की कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे है। ये बात क्यों नहीं करते? केरला में जो ये दंगे हो रहे हैं, मारकाट ये जो लेफ्टिस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैं यही इसीलिए इसी मुद्दे पे आऊंगा। एक ब्रेक लेते हैं छोटा, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो हम ये भी बात करेंगे जो लिंगदो कमेटी कह रही है और जिस तरीके की छात्र राजनीति का स्वरूप वो सामने रखना चाहते हैं, वो उनके सुझाव हैं। एक अविश्वास है, आप दोनों जो छात्र संघ के नेता हैं, आप कभी ये सोचिए, आप केवल अपने तौर पे निजी तौर पर सोचिए, आम तौर पे सोचिए कि एक आम स्टूडेंट किसी नेता के पास मदद मांगने जाने में डरता है कि पता नहीं बदले में मुझे उसके लिए क्या करना पड़े, कल उसके साथ जुलूस में जाना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी आप लोग सोचें। ब्रेक के बाद आके चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कैंपस राजनीति को बदला जाए, और ये बिल्कुल लोकतंत्र का तकाजा है कि जो हमारी नई पौध की राजनीतिज्ञ हैं वो बने, अपने विचार रखें, और यूनिवर्सिटी का मतलब ही है कि अलग अलग विचारों का वहाँ पे जो है विचार विकास करें और उसके बाद सफाई के साथ लोग नेतागिरी में आए। लेकिन कैसे, इस पे चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार स्वागत है फिर से आपका आवाज अड्डा पे, और आज हम बात करेंगे कि क्या कैंपस में जो राजनीति होती है, छात्र राजनीति, उस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और इसी पर आज का हम सवाल भी पूछ रहे हैं आपसे, जिसमें आप अपना जवाब दे सकते हैं कि क्या छात्र राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। ट्विटर हैंडल है हमारा CNBC_आवाज, और आप मैसेज भी कर सकते हैं SMS के जरिए 51818 पर लिखिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो @1 और आपका जवाब ना है तो @2 लिखिए और 51818 पर SMS करिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आभा जी, हमने अभी बात करी शुरू में तो काफ़ी कुछ निकल आया, सबने अपने विचार रखे और एक बात पे तो लगभग सभी लोग सहमत हैं कि मौजूदा स्वरूप में गड़बड़ है और हमें इसको सुधारने की ज़रूरत है, और एक स्वच्छ राजनीति जो छात्र लोग करना चाहते हैं वो करें। सवाल ये उठता है कि जो लिंगदो समिति ने सुझाव दिए कि थोड़ा सा उसको अलग किया जाए, और दूसरा ये कैसे संभव होगा कि वो जो नेक्सस है, पार्टी पॉलिटिक्स न घुसे कैंपस के अंदर, वो कैंपस के बाहर सड़क पर रुक जाए, वो क्या मैनेजेबल है या कोई चारा नहीं सेवाएं बंद करने के लिए? पहले आभा जी बताएं। कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि लिंगडो कमेटी रिपोर्ट जो थी उसने दो चीज़ें बहुत क्लियर रखी थी कि मसल और मनी पावर को अलग किया जाए। उन्होंने तो ये कंडीशंस भी रखी थी कि जो एज ऑफ वोटिंग भी रहेगी वो 17 से 24 साल तक की रहेगी, साथ ही साथ 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस क्या मानी गई किसी कॉलेज में? और लिंगडो कमेटी सेटअप की गई थी जब प्रोफेसर सबरवाल की जिस तरह से उज्जैन में हत्या हुई थी, जो स्टूडेंट्स अनरेस्ट में हुआ था, वो सबको देख के बनाई गई थी। तो जब हम कोई उसकी रिकमेंडेशंस का पालन नहीं कर सके तो हम कैसे इलेक्शन में छात्रों का मिसयूज होने दें पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा? आज जेएनयू में गुंडागर्दी और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि लेफ्ट और एबीवीपी के झगड़े में हुआ है। आज तक एक स्टूडेंट मर गया या कहां चला गया, दिल्ली पुलिस पता नहीं कर पाई। तो अगर हम इस तरह खुली छूट दे देंगे तो जो हाल जेएनयू का अभी हो रहा है वो सब जगह हो जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई साल एग्जाम्स नहीं हो पाते, बिना पीएससी के वहां पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो इनोसेंट बच्चे हैं उनका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन आप स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा को फॉरवर्ड करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए शायद जो है जगह जगह रोक लगाई गई, और आज महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में गुंडागर्दी या पीस है क्योंकि वहां पे इलेक्शंस बैन कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अलग केस है। आज क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि करोड़ों रुपए कहां से आते हैं छात्र इलेक्शन में? कौन देता है 100-100, 200 गाड़ी? सुधांशु मित्तल जी बताएंगे कि इतना पैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में कहां से आता है इलेक्शन के लिए? और यही चीज जब रोक नहीं पा रहे तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पे इलेक्शन इस तरह से होने देना चाहिए, और इन यंग बच्चों को मोहरा बनने देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉलिटिकल एजेंडे का। जी बिल्कुल, मोहरा नहीं बन। सुधांशु जी जवाब देंगे, इतना पैसा कहां से आता है, क्यों, कैसे अलग करेंगे इसको? सुधांशु जी। पहली बात तो यह है कि छात्रों के बीच में राजनीतिक संगठन जो है वो होने नहीं चाहिए। उनका एजेंडा वो है, वो इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो बेसिक असम्पशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बैड एंड दे हैव अ निफेरियस एजेंडा,
मैं इसके खिलाफ हूं, ये कौन सी मानसिकता है भाई? अच्छा, पार्टी का क्या नेफेरियस एजेंडा होगा ये और मुझे बता दीजिए। मैं तो भाजपा का हूं, मैं कांग्रेस के बारे में भी कहता हूं कि अच्छा, कांग्रेस का दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक सेकंड खत्म कर लूं मैं, कांग्रेस का दिल्ली विश्वविद्यालय में या किसी और विश्वविद्यालय में नेफेरियस एजेंडा क्या होगा? वो अपनी राजनीतिक सोच में लोगों को जोड़ना चाहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसमें उनका कोई नेगेटिव एजेंडा है जो कि समाज के लिए नुकसानदेह है, ये क्या तर्क है? ये तो बिल्कुल कुतर्कों पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात भी सत्य है, हर विश्वविद्यालय जो है समाज का एक प्रतिबिंब होता है। वेमुला की मृत्यु को जिस शहर की आप बात करें, उस शहर का आप उसका जवाब माहौल है, वहां का राजनीतिक, थोड़ा सा मैं अपनी बात कर लूं। हाँ बताएं, क्या बोलिए, क्या पूछनी है, मैं जवाब देता हूं। बोलिए, आप क्या पूछ रही हैं, बताइए। मैं ये कह रही हूँ, रोहित वेमुला की जो मृत्यु थी उसको किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ने यूज किया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। एक यूनिवर्सिटी में जिस तरह का माहौल हुआ, तो ये अगर, और नेता क्यों भाग के जा रहे हैं सारे कैंपसेस में? आप उन स्टूडेंट्स को अपने इश्यूज खुद सॉल्व करने दीजिए। क्यों बड़े बड़े लीडर्स के पास देश चलाने का काम नहीं है? आप देश की इकोनॉमी देखिए, आप कश्मीर देखिए, वो छोड़ के आप जेएनयू जा रहे हैं, आप रोहित वेमुला की डेथ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं बोल लूं जरा। मैं भाषण नहीं दे रही हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं। आभा जी, इसका छात्र संघ से क्या लेना है? मैं थोड़ा बोल लूं ना, सुन तो लीजिए ना, आपने अपनी बात रखी, मेरा जवाब तो सुनिए ना। क्योंकि छात्र संघ में आपको अपनी विजिबिलिटी लानी है, और आपको दिखाना है कि आपकी पार्टी मजबूत है, और अगली बार आप चुनाव जीतेंगे। कमाल है सुधांशु जी, आप बहुत ही असभ्य व्यक्ति हैं। सुधांशु जी, टू द पॉइंट बात करिए, और इसमें मैं एक सवाल जोड़ देता हूं कि आप बार बार ये कह रहे हैं छात्र संघ ही तो उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका फेस है, और क्या है छात्र संघ? अगर छात्र संघ कोई एक अलग बॉडी है विश्वविद्यालय के अंदर, तो पता नहीं वो क्या काम करती है, बताएं सुधांशु जी। अरे, रोहित वेमुला की जो मृत्यु हुई थी, उससे छात्र संघ का कुछ लेना देना था, या वहां का जो एजिटेशन हुआ था वो छात्र संघ ने करा था? राजनीतिकरण हुआ उसका, वो अलग बात है। यहां बात हो रही है छात्र संघ को लेके, इसमें छात्र संघ का क्या लेना देना हुआ? मतलब दोनों चीजों को आप मिला के एक पूर्वाग्रह के साथ एक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश करें, ये कौन सा तरीका है? आप पहले तय कर लीजिए आपका तर्क क्या है। आप कुतर्कों के आधार पर कोई बदनाम नहीं, आप ये बताइए, मसल पावर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? दिल्ली एबीवीपी और एनएसयूआई के पास करोड़ों रुपए कैसे आते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ 2 करोड़ स्टूडेंट इलेक्शन में कहाँ से आता है? विश्वविद्यालय में मसल पावर बिना छात्र संघ के पैसा क्यों आता है? वो वहाँ के समाज का है प्रतिबिंब, समझिए आप इस बात को। चलिए, अब आप दोनों लोग बाजी, मैं आपको यहाँ एक कहना चाहूंगा, चाहिए, कमाल की बात करिए आप भी। मैं जरा अनिल चौधरी जी से, और किसी प्रदेश का चरित्र, सुधांशु जी, अनिल चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि शायद आप इस बात को स्पष्ट तौर पर नहीं कर। अनिल चौधरी जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है, छात्र संघों में जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, वो कहाँ से आता है? एक स्टूडेंट लीडर के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ऐसा है, बिल्कुल तो सही बात है, ये सवाल उठते हैं बार बार। देखिए, मैं दिल्ली एनएसयूआई का अध्यक्ष भी रहा हूँ और छात्र राजनीति से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो मैम ने सवाल किया है कि पार्टी से जुड़ते हैं, देखिए किसी भी पार्टी को अपनी विचारधारा को यदि यूथ के अंदर ले जाकर के उनको अपने साथ जोड़ने का यदि प्रयास होता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से मैडम अभी बात कर रही थी कि एजेंडे पे काम करते हैं, एजेंडे से करते हैं, पार्टियां इन्वॉल्व होती है, तो उसमें क्या बुराई है? यदि हम अपनी पार्टी आइडियोलॉजी को लोगों को बताते, स्टूडेंट्स को बताते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। रहा सवाल जब ये फंड कहाँ से आता है, तो मैं कहना चाहता हूँ जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो उसकी मेंबरशिप ड्राइव हम लोग करते हैं। और जब मैं एनएसयूआई अध्यक्ष रहा था और इस तरह का ड्राइव दिल्ली के अंदर तकरीबन 50 से 52 कॉलेजेस हैं जो एनरोल्ड हैं डूसू से, और उन तमाम कॉलेजों के अंदर बच्चों को मेंबर बनाया जाता है। तो सवाल ये भी बात सही है कि बहुत सारा पैसा यूनिवर्सिटी में खर्च होता है, लेकिन 52 कॉलेजों में जब कैंपेनिंग के लिए आप जाएंगे तो ये भी एक प्रश्न उठता है कि 5,000 रुपए में आप कैसे कैंपेन कर सकते हैं। और ये लिंगो कमेटी ने जरूर रिकमेंड किया था एक आदर्श आचार संहिता के तहत, जिसमें एज लिमिट मैम ने कहा लागू हुई, और जो एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र हैं उनकी इतनी संख्या नहीं होगी कि वो केवल मेंबरशिप के दम पे करोड़ों रुपए इकट्ठा हो और चुनाव लड़ा जाए। इसीलिए शक होता है और इसीलिए लगता है कि पीछे से पार्टियों से, बड़े नेताओं से पैसा आता है और उसको फंड किया जाता है। तब आप यदि
इस बात का जवाब देंगे। नहीं, मैं इसलिए जरा छात्र नेताओं से मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज विषय उनका है, सीधे डायरेक्ट छात्र नेताओं से दोनों लोगों से पहले मैं बात करूंगा। मोहित जी के पास पहले आऊंगा। मोहित पांडे जी, अगर छात्र राजनीति न करें, आप मान लीजिए आप जेएनयू का उदाहरण लेते हैं, मतलब इसको आप सिंबल मत मानिएगा कि जेएनयू की बात मैं कर रहा हूं, अगर छात्र राजनीति ना हो कैंपस में तो क्या नुकसान होगा? आप लिस्ट कर सकते हैं, 3 नुकसान बताइए मुझे, कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे या वहां छात्र राजनीति नहीं होगी तो नुकसान क्या होगा यूनिवर्सिटी का? मोहित पांडे जी, शायद आवाज नहीं जा रही। अनिल तंवर जी, आप बताइए, अगर डूसू में चुनाव नहीं होते हैं। जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर क्या नुकसान डूसू का चुनाव अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में ना हो तो समस्या सबसे पहली बड़ी बात, जो वहाँ का जो अध्यापक, जो प्राध्यापक हमसे छात्रों से डील करता है, वो अपनी मनमानी करेगा, छात्रों की बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। और जो टीचर, अभी आपको बताना चाहूंगा, FYUP अभी 3 साल पहले जब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहाँ आया, तब डूसू और ABP ने मिलकर संघर्ष किया, उसको रोल बैक कराया। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने जो ऑनलाइन परीक्षाओं की बात की, उसके लिए भी मनीषा जा रहा हूं मैं आपके पास। अनिल जी, डूसू भूख हड़ताल पर बेटा मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं उसके बाद हमारी बातें मानी गई। तंवर साहब, उनके पास सिस्टम ही नहीं है। वो आप जो बातें बता रहे हैं, मुझे ये फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक स्टूडेंट की कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर ऐसी क्या समस्या होती है जो आप कह रहे हैं कि उसकी कोई सुनेगा नहीं, टीचर मनमानी करे? कौन सी बात उसकी नहीं सुनी जाएगी? क्लासेस नहीं होंगी क्या, या उससे 500 रुपए के बजाय 5 लाख रुपए फीस ले ली जाएगी? ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो जाती है जिसके लिए उसको सुनवाना जरूरी है और आंदोलन करना जरूरी है? वाजपेयी जी, देखो, एक मिनट मैं और बता दूं, IIT IIM वहां कोई छात्र संघ नहीं है, तो वहां कौन सी बात नहीं सुनी जाती उनकी कि वहां पढ़ाई नहीं होती? क्या नहीं होता वहां पे? देखिए, हाल ही में अभी कई हॉस्टल्स की 2-2 हज़ार रुपये फीस बढ़ा दी गई है। अब ये गौर हॉल हॉस्टल की 12,000 रुपये 1 साल की फीस, जो छात्र वहाँ पढ़ने आता है, जो अपनी फीस नहीं भर पाता है, उसके अगर 12,000 रुपये एक साथ बढ़ा दी जाएंगे 1 महीने के, तो कैसे करेगा? फिर तो PG और हॉस्टल्स में जो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने उनको इतनी समस्या दे रखी है, ऊपर से ऑनलाइन एडमिशन की अगर वो बात कर रहे हैं, उनके पास सिस्टम नहीं है। और जी अमित तंवर जी, एक छोटा जवाब मैं मनीषा जी से लूंगा। मनीषा प्रियम जी, जो मैंने अभी सवाल उठाया कि अगर छात्र संघ ना हो अच्छी बात है, नर्सरी ये बनना चाहिए, लेकिन नहीं हो तो क्या ऐसा नुकसान हो जाएगा? आप कुछ कहना चाह रही थी, बताएं। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ। सुधांशु जी ने बहुत कुछ यूजफुल सजेशंस दिए। हम ये नहीं कह रहे कि छात्रों के ग्रीवेंस नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और अमूमन उन ग्रीवेंस को सुनने के लिए सेल्स होने चाहिए। वो सेल्स अगर इनइफेक्टिव हैं तो उन सेल्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहीं नहीं कहते कि तानाशाही आप कर दो छात्रों के ऊपर। छात्रों के मुद्दे होते हैं, और विशेषकर इस उम्र में, ये जो उम्र जिसमें कॉलेज में आप होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, ये उम्र ऐसा उम्र है जिसमें आइडियोलॉजीज होती हैं, आइडियोलॉजीज विकसित होती हैं। राइट टू फ्री स्पीच जो है वो एक तरह से आर्टिकुलेट होता है, और हमको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हम जिन बातों का बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रहे हैं वह है कि राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल वो और मनी और मसल पावर के साथ साथ जब इसमें घुस जाते हैं, तब क्यों कोई छात्र एक टीचर की बात सुनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं सुनना चाहेगा। और मैं यहाँ एक उदाहरण आपको देती हूँ। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहां मैं पढ़ती थी, वो फेबियन सोशलिज्म के आइडियोलॉजी भी बना हुआ संस्थान है। अच्छे ग्रीवेंस रिड्रेस की बॉडीज हैं वहां, और केवल कई विकासशील देश हैं, अफ्रीका के छात्र होते हैं जो रंग भेद की बातें करते हैं वहां, और ये ग्रीवांसेस उठाई जाती हैं। जी बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको रोकूंगा, वियतनाम समय की पाबंदी पर जो रवैया अमेरिका का रहा, वो आज भी बिल्कुल वही पॉइंट है कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं और वो जेन्युइन है तो आप उनको उठा सकते हैं, और उसको डीन इसीलिए होता है, स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी इसीलिए होती है, वो सुनती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। और मनी पावर, मसल पावर और जो बाहर से माफियाओं का समर्थन मिलता है उसको रोका जाना चाहिए। और यही मेरा सवाल था कि क्या छात्र राजनीति पर रोक लगनी चाहिए? 76%, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, 76% लोग मानते हैं कि हाँ, छात्र राजनीति पर रोक लगनी चाहिए। तो खैर, इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि छात्र राजनीति का जो अभी स्वरूप थोड़ा सा खराब हो गया और बेहतर होगा, और ये चलता रहे, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आदर्श स्थिति जरूर कायम होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।